नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप DSSB PGT मैथ्स या फिर आप UP TGT PGT मैथ्स की तैयारी करें तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा लगातार एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने UP PGT मैथ्स का पेपर एक सॉल्व करना स्टार्ट किया था। उसके हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PGT मैथ्स के करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों लगातार बीच में करते रहने चाहिए। इनसे भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इस तरह के क्वेश्चन एज इट इज़ कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर हमारा काम पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G एंड ऑर्डर ऑफ H बराबर 3, ऑर्डर ऑफ K बराबर 5, ऑर्डर ऑफ G बराबर 30, देन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K आपको बताना है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सब ग्रुप दे रखे हैं, उनका ऑर्डर दे रखा है, आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप के ऑर्डर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान में रखिए दोस्तों कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं 3 आपका 30 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर G को डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ K भी आपका 30 को डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं 5 6 कितना होता है 30। ठीक, अब आपने थ्योरम पढ़ा होगा दोस्तों कि H इंटरसेक्शन K, यानी कि अगर H और K दो सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी दोस्तों क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। यानी कि दोस्तों इसका ऑर्डर भी क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K कैसे निकाला जाता है, इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। दिस इज GCD ऑफ H एंड K। समझ रहे हैं ना, H और K का इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो उनमें कॉमन रहेगा। तो भाई इसमें कॉमन की बात है, अगर हम बात करें कि भाई H इंटरसेक्शन K के और जो ऑर्डर की, तो इसमें जो जो GCD इसका दोस्तों निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा। GCD का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, या फिर इसको आप SCF भी बोल सकते हैं। तो भाई 3 और 5 इसमें क्या कॉमन आता है दोस्तों, इसमें आता है कॉमन 1। ओके, तो यानी कि जो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K एक्चुअली 1 है, जो कि 30 को ऑफकोर्स डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर कितना रहा होगा दोस्तों, 1 रहा होगा। तो आप सिंपली ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K कैसे निकालेंगे, दोनों का आप क्या निकाल लेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आप निकाल लेंगे या SCF निकाल लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K निकल कर आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A इनवर्स की वैल्यू आपको दी हुई है 1 3 2 4, देन 2A की क्या वैल्यू होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको A इनवर्स आपको ऑलरेडी दे रखा है और आपको 2A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जनरली होता है क्या है कि A दिया हुआ होता है, इनवर्स निकालना होता है। तो कुछ नहीं है भाई, आपको क्या है A का, जैसे कि भाई A का इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स होता है। तो A इनवर्स का इनवर्स एक्चुअली क्या होता है, A होता है, ये तो हम जानते हैं ना। तो बस आप क्या कर दीजिए, इसका इनवर्स निकाल दीजिए। जो आपको दिया हुआ है इसका आप इनवर्स निकाल दीजिए, आपको A मिल जाएगा। और क्या है इसमें, और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, ए इनवर्स को, चलो मैं ए इनवर्स को कुछ देर के लिए मैं बी मान लेता हूँ। तो आपको बी का इनवर्स निकालना है। तो बी का इनवर्स आपका क्या होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से निकालिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, यानी एडजॉइंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ बी आप जानते हैं भाई क्या होता है, ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आप इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, क्या होगी, A11 A12 A21 A22, यही होती है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो भाई यहाँ से निकालिए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप A11 निकालिए। A11 में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से A12 निकालेंगे। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि भाई A12 आपका कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स -2। ठीक है, कैसे करते हैं, आप इस वाले को ले लेंगे। ठीक है, 3 के रिस्पेक्ट में। ठीक, और साइन आपका माइनस आ जाएगा। इसी तरह से फिर आप क्या कर निकालेंगे, A21 निकालेंगे। तो A21, एक सेकंड मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर, सॉरी।
A12 निकालना ना, A12 में आपको ये इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यानी कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर सही कर लेता हूँ, यहाँ पर आपका कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आप क्या निकालेंगे दोस्तों, ये वाला निकालेंगे 3 के रिस्पेक्ट में, तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा, तो -2 आएगा, ठीक। और A22 आपका कितना हो गया दोस्तों, 4 के रिस्पेक्ट में आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। कोफैक्टर निकालने आई होप कि आपको अच्छे से आते होंगे। कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं, ए जो कोफैक्टर निकालना होता है A11, तो आप उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट के सामने की रो एंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं, जो बचेगा वही आपका कोफैक्टर हो जाएगा। उसका साइन ले लेंगे, अगर विदाउट साइन लेंगे तो माइनर होगा, अदरवाइज वो कोफैक्टर होगा, ठीक। और उसका फिर हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपको इसके अलावा क्या निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ बी, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप देख सकते हैं कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक्चुअली कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से आप चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये आएगी भाई 4 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2, यानी कि 4 - 6। तो 4 - 6 इसकी वैल्यू होगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी, -2। तो इसकी वैल्यू तो आपकी आ गई -2। अब बताइए बी इनवर्स होता क्या है, बी इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया भाई -1/2, तो 4 - 2 - 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आप एक्चुअली क्या आ गया, बी इनवर्स एक्चुअली क्या है, ए के, तो ट्वाइस ऑफ ए कितना हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, -4 2 3 और -1। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि हमने बी इनवर्स क्या माना है, ए माना है ऑलरेडी, हमने बी इनवर्स को क्या मान रखा है, ए मान रखा है, ठीक है। तो भाई ट्वाइस ऑफ ए निकालना था, तो भाई ये नीचे का जो 2 है उधर ले जाओ, तो -4 2 और 3 और -1, ठीक है, -4 2 और 3 और -1। तो देखा जाए तो आपका सी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, -4 2 3 और -1, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने बस क्या किया भाई, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए होता है, बस उसी टेक्निक का हमने उपयोग कर लिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई एक समूह जी के अवयव हैं और ऑर्डर ऑफ वाई बराबर 3 है, तो देन आपको ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जो ऑर्डर ऑफ वाई होता है वही ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स होता है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ वाई बराबर 3 का मतलब कितना है कि दोस्तों वाई का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर आएगा। अब आपको दोस्तों एक्स वाई एक्स इनवर्स का निकालना है, तो एक्स वाई एक्स इनवर्स का पहले हम क्या करेंगे, पावर 2 करके देखेंगे। पावर 2 का मतलब है कि आपने 2 बार इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से एक्स वाई एक्स इनवर्स, अब आपका लगेगा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। जब एसोसिएटिव लॉ लगेगा, आपको पता है भाई एक्स इंटू एक्स इनवर्स किसके बराबर होता है, ई के बराबर। तो ये यहाँ पर क्या बच जाएगा, बस खाली वाई इंटू वाई, दैट इज वाई स्क्वायर एक्स इनवर्स, ठीक है। अगेन मैं काम करता हूँ, फिर से इसकी पावर अगर मैं 3 कर दूं तो एक्स वाई एक्स इनवर्स हो जाएगा। तो भाई यही प्रोसेस चलेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई एक्स इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर फिर से आपका क्या लगेगा भाई, लॉ लगेगा जो कि आपका एसोसिएटिव लॉ होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि भाई एक्स इंटू एक्स इनवर्स फिर से क्या होता है, ई के बराबर होता है। तो अगर ये ई के बराबर होता है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई एक्स इनवर्स, ठीक है। वाई स्क्वायर यानी एक्स इंटू वाई क्यूब एक्स इनवर्स। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट कि भाई जो वाई की पावर 3 है वो ई के बराबर है। तो वाई की पावर 3 अगर ई के बराबर है तो एक्स ई एक्स इनवर्स हो जाएगा। तो एक्चुअली बच जाएगा एक्स एक्स इनवर्स, दैट इज ई। तो वी कैन ईजिली सी दैट कि भाई जब हमने इसकी पावर 3 करी, यानी कि एक्स वाई एक्स इनवर्स की पावर अगर 3 कर रहे हैं तो वो ई के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों इसका ऑर्डर भी आपका कितना होगा, आपका 3 ही होगा, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ ग्रुप आइसोमोर्फिज्म देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बस इसमें कुछ लॉ हैं वो याद होने चाहिए, बाकी और कुछ ही नहीं है। अब देखिए एफ इज़ अ मैपिंग और जी से लेके जी की ओर है, तो यानी कि आपसे कह रखा कि ये जी इज़ आइसोमोर्फिक टू जी डैश। जी इज आइसोमोर्फिक टू जी डैश का मतलब सिंपली ये होता है दोस्तों कि ये आपके 1 1 एन ऑन टू है। तो अगर दोस्तों ये 1 1 एन ऑन टू है तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि भाई जो ऑर्डर ऑफ ए होगा इट इज़ इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एफ ए। इसमें है ही क्या, देखिए एफ ए
A is the element of G and FA is the element of G dash. So order of A must be equals to order of FA, तभी जाके दोस्तों ये क्या होंगे 1 1 and on 2 होंगे। ठीक, तो ये बहुत सिंपल सा आपका थ्योरम है और यहाँ पर से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ FA के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके 1 1 and on 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक सेट दे रखा है, a बराबर है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, जहाँ n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और b बराबर है 9n माइनस 1 n इज अ नेचुरल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है a इज अ सबसेट ऑफ b, b इज अ सबसेट ऑफ a, या a इन b बराबर a, ये आपको बताना है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों कि आप इसको कैसे करेंगे। देखिए, आप a को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं देखूँ भाई 4 की पावर n से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए 4 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 3 की पावर n। अब मैं यहाँ पर दोस्तों लगाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से क्या होता है दोस्तों, ये हो जाता है NC0 + NC1 3 + NC2 3 स्क्वायर + NC3 3 का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये है 4 की पावर n के बराबर, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ n। तो एक्चुअली दोस्तों ये क्या हो गया, इन दोनों पार्ट को अगर मैं इधर ले आऊँ, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला आपका क्या है, ये है 3n और ये है 1। तो मैं अगर इनको बराबर के इस तरफ ले आऊँ तो ये हो जाएगा -3n - 1। ठीक है, 4n - 3n - 1 बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई NC2 3 स्क्वायर + NC3 3 का क्यूब, और इसी तरह से आगे चलेगा भाई NC4 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं 3 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 9C2 मतलब NC2 NC3 3। ठीक है, इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा। ठीक, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, इसको मैं 9K लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ये आपका जो 4 की पावर n -3n - 1, it is also the multiple of 9 but it is also divisible by 9। ये भी आपका दोस्तों क्या है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपके जो डिवीज़न हैं वो आपके क्या होंगे, इस टाइप की दोस्तों फॉर्म में होंगे। ठीक है, जबकि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सेट है दोस्तों, जो बी वाला है, जो बी वाला जो सेट है उसमें दोस्तों क्या है, 9 × n - 1 की फॉर्म में है। यानी कि आप n की वैल्यू रखते चले जाइए, आप नेचुरल नंबर रखते चले, जैसे 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 9। ठीक है, 9 दूनी 18 9 3 27, तो यानी कि 9 के सारे मल्टीपल इसमें आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि नॉन नेगेटिव जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे के सारे हैं। ठीक है, जबकि इसमें 9 के मल्टीपल हैं लेकिन लिमिटेड। ठीक है, तो ऑफकोर्स कौन आपका बड़ा सेट है, बी वाला ऑफकोर्स बड़ा सेट है, क्योंकि इसमें 9 के सारे मल्टीपल इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सारे मल्टीपल इसमें इंक्लूडेड हैं, वो भी मतलब नॉन नेगेटिव जितने भी आपके इसके मल्टीपल हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। जबकि इसमें आप देख सकते हैं कि इस वाले सेट में जो 9 के मल्टीपल हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपके लिमिटेड टाइप के मल्टीपल्स हैं। ठीक, यानी कि जैसे पहला मल्टीपल हो सकता है कि 9 का कोई मल्टीपल हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो सेट है दोस्तों, ऑफ कोर्स जो ये वाला सेट है बी वाला, ये ए का सुपर सेट है। ठीक है, तो B is a superset of A, so A will be the subset of B, that will be the right answer। और इन क्वेश्चंस को तो दोस्तों एज इट इज़ आपको याद रखना चाहिए, हमें तो सीधे याद रहते हैं क्वेश्चन। तो A is a subset of B, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको बताना होगा, ये सामने आपको दिया हुआ होगा कि देन इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ, इसका मल्टीपल आपको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इसको निकाल सकते हैं, या फिर एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप सीधे सीधे क्या करिए, n की जगह पे वैल्यू को रख दीजिए, 1 2 3 4 करके रख दीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि भाई ये किसका मल्टीपल है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि अगर मैं रखूँ तो 4 - 3 - 1, यानी कि रखते हैं तो पहला तो 0 ही आ जाता है। ठीक है, दूसरे में अगर मैं 2 रखूँगा तो 16, अगर मैं इसमें n की जगह पे 2 रखूँगा तो 16 माइनस ये हो जाएगा भाई 3 2 जा होता है 6 - 1, तो यानी कि अगला आता है 9 आता है। ठीक, लेकिन इसी तरह से अगर मैं 3 रखूँगा तो ये 64
माइनस फिर ये हो जाएगा भाई कितना 9 माइनस 1, सो दैट इज 63। ठीक है, तो अगला सीधे किस में आएगा 63 में आएगा। आप देख सकते हैं कि 63, तो बीच के तो इतने सारे हैं ना, ये बीच के कहाँ गए भाई, बीच के सारे मल्टीपल 9 18 27 ये कहाँ जाएंगे। ठीक, तो ऑफकोर्स आपका जो सेट बी है वो आपका बड़ा सेट है, वो ए उसी के अंदर क्या होगा इंक्लूड होगा, जबकि बी में आपका 63 भी इंक्लूड होगा। होगा नहीं होगा? आप अगर इसमें एन की जगह पर 8 रख दें, एन की जगह पर 8 रख दें तो 9 इंटू 7, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा बहुत इजीली। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0 इज। आपको बताना है कि पूर्णांकों के योग समूह में शून्य के अतिरिक्त सभी अवयवों की कोटि होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप कैसे करेंगे देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए, जैसे अगर आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता तो उसका ऑर्डर ऑफ ए अगर n है तो इसका मतलब क्या है कि भाई a की पावर n बराबर e। ठीक है ना, तो अगर आपका एडिटिव ग्रुप है तो एडिटिव ग्रुप में ऑर्डर ऑफ a बराबर n का क्या मतलब है दोस्तों, कि आपने n इंटू ए बराबर e होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपके पास एक एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का। ठीक है, एडिटिव ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि अगर a एलिमेंट z का है तो इसका मतलब ये है कि भाई एन ए बराबर, इसमें आइडेंटिटी क्या होती है, इसमें आइडेंटिटी होती है 0। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 होती है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब भैया यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट 0 कह रखा है भाई, अगर a बराबर 0 है, अगर a बराबर 0 है तो भाई 0 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाता है, तो भाई जो ऑर्डर ऑफ 0 होता है वो तो 1 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी सारे एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 होंगे, तो भाई इस केस में आपका क्या होगा कि भाई जो आपका ऑर्डर ऑफ a है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्ट 0 जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ऑर्डर का मतलब आप समझ गए। एडिटिव में क्या होगा कि भाई n इंटू ए बराबर ई होना चाहिए। अब जो आपका z है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों कितना होता है, 0 होता है। तो भाई 0 का तो ऑर्डर है वो तो 1 निकल गया भाई n की वैल्यू। लेकिन दोस्तों अगर आपने n इंटू ए बराबर 0 निकालना है तो इसके लिए आपको क्या है कि भाई a अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो n क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस केस में ऑर्डर ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस फैक्ट को आपने दोस्तों ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। तो इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर ये आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ W इज अ सब स्पेस ऑफ R की पावर 4, ठीक है, स्पान्ड बाय 1 0 -1 0 एंड 0 1 0 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन W। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपका W सब स्पेस है R की पावर 4 और इससे स्पान्ड होता है, इसका मतलब ये है कि W के एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में दोस्तों लिखा जा सकता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, सपोज करो मैं इसको अल्फा 1 और इसको अल्फा 2 मान लूँ, तो क्या होगा A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2, ये आपका दोस्तों क्या होगा, एलिमेंट होगा W के। ठीक है ना, यानी कि A और B की फॉर्म में A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 की फॉर्म में होगा। तो आपने बस क्या करना है, निकालना है अंदाजे से इसको। क्या हो जाएगा भाई, A इंटू अल्फा 1 की वैल्यू है 1 0 -1 और 0 प्लस B इंटू अल्फा 2 यानी कि हो जाएगा भाई 0 1 0 1। ठीक है, अब दोस्तों आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करिए। देखिए क्या हो जाएगा भाई, A 0 माइनस A 0, ठीक है, और प्लस B की वैल्यू क्या यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा भाई B 0 B। ठीक है, अब यहाँ पर से दोस्तों आप इसको अगर जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के संग ऐड होगा, तो भाई ये हो जाएगा भाई A B माइनस A और आपका कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक, तो A B माइनस A B इस टाइप की दोस्तों कोई फॉर्म दिख रही है। तो अगर A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2, तो इस तरीके का 1 2 -1 और 2 इस तरह के कॉम्बिनेशन दिखता है। देखिए यहाँ पर दिखता है 1 2 -1 और 2, ये देखिए A B माइनस A B। ठीक, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं आपकी A B माइनस A B। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका यहाँ से निकल कर आता है।
ठीक है ना। तो ए और बी आपकी कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं, ये आर के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये वाला जो एलिमेंट है वो इस टाइप की फॉर्म में ए बी माइनस ए बी, तो ऐसा आप देख लीजिए भाई कौन सा आ रहा है, वो ये आ रहा है 1 2 -1 2, ठीक। तो यानी कि ये वाला दोस्तों क्या होगा, W के अंदर लाई करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन W, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m31 is the linear combination of vector 3 2 1 and 2 1 0, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किस वैल्यू के लिए, m की किस वैल्यू के लिए दोस्तों ये आपका जो वेक्टर है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि भाई अगर सपोज करो वेक्टर अल्फ़ा है तो वेक्टर अल्फ़ा आपके दो जो आपके वेक्टर हैं, या चलो इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, अल्फ़ा है, अगर वो दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो कैसे लिखेंगे, ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर सकते हैं, ठीक। जहाँ अल्फ़ा आपका कितना है, m31 है, ठीक है, और ए ये हमने अपने मन से माना है 3 2 1 अल्फ़ा 1, और दूसरा आपका ये हो गया अल्फ़ा 2, बी आपका कितना है 2 1 0, ठीक है। इस तरह से आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको आप निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, m31 बराबर हो जाएगा भाई 3a प्लस 2a प्लस सॉरी मतलब 3a 2a और सॉरी ये आपका कितना होगा b, सॉरी a मतलब, ठीक, प्लस b को ऐसे मल्टीप्लाई करिए 2b b 0, ठीक। अब आप इन दोनों को दोस्तों ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई 3a प्लस 2b, और ये हो जाएगा भाई 2a प्लस बी, और यहाँ पर a प्लस 0 यानी a हो जाएगा, ठीक। अब आप दोस्तों कंपेयर कर सकते हैं m31, क्योंकि ये ट्रिपलेट है तो ऑफकोर्स इनके ऑर्डर्ड पेयर में एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से m इसके बराबर होगा, 3 इसके बराबर होगा, a 1 के बराबर होगा, तो a बराबर तो दोस्तों आ गया 1, तो 2a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो भाई b बराबर ये क्योंकि 2 के बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1, तो b भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। नाउ वी नो दैट कि भाई जो पहला एलिमेंट है वो m के बराबर होगा, तो भाई 2a सॉरी ये हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर m। नाउ इनकी वैल्यू को रख दीजिए, a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो m की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, तो 5 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि फिर से आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में है, वेक्टर x y z आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R क्यूब देन a इज इक्वल्स टू, ठीक। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब यह है दोस्तों कि आपके एक वेक्टर दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा जा सकता तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक वेक्टर दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो मैं जैसे मान लेता हूँ कि जो z है उसको मैं अल्फ़ा x प्लस बीटा y लिख लेता हूँ, यानी कि वो दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसको लिख सकते हैं। तो भाई z की वैल्यू है a -1 माइनस a प्लस बराबर मतलब अल्फ़ा x की वैल्यू है 1 0 1, और यहाँ पर से आप देख सकते हैं भाई जो बीटा इंटू वाई की वैल्यू है वो है -4a4, ठीक है। अब आप दोस्तों इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा भाई अल्फ़ा 0 अल्फ़ा प्लस -4 बीटा a बीटा, और ये हो जाएगा 4 बीटा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं भाई, अल्फ़ा -4 बीटा ऐड हो जाएंगे ये, और a बीटा और अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं a -1 माइनस a, ठीक है। यहाँ से आप दोस्तों इनकी वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा -4 बीटा बराबर तो आपका a आ गया, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस 4 बीटा बराबर आपका आ रहा है -a, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा इसके अलावा a इंटू बीटा बराबर आपका है -1। चलिए
तो यहाँ से दोस्तों आपके पास ये जो रिलेशन आया, आप अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से भाई अल्फ़ा ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बराबर तो 0 आ जाएगा। तो भाई अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 निकल कर आ रही है, ठीक है। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ रही है तो भाई बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? बीटा की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी आ रही है? ये आ जाएगी भाई बीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीटा की वैल्यू आ जाएगी -a/4, ठीक है ना। बीटा की वैल्यू है -a/4। तो यहाँ पर आप बीटा की वैल्यू को दोस्तों रख दीजिए। तो ये हो जाएगा भाई a इंटू -a/4 बराबर -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो भाई a² बराबर आएगा 4। तो भाई a² बराबर 4, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा? +-2, ठीक है। तो a बराबर +-2 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। द इक्वेशन r6 - 4 cos थीटा बराबर 5 निरूपित करता है। ये किसको निरूपित करता है? आपको कुछ नहीं है, जो आपकी पोलर फॉर्म ऑफ कॉनिक्स है दोस्तों वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि फॉर्म ये इस टाइप की फॉर्म में होती है, L/R बराबर 1 + e cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर या फिर माइनस भी हो सकता है। ये सभी आपका क्या होता है? डिपेंड करता है। तो वैसे अगर इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। R = यहाँ पर होता है ED/1 + e cos थीटा। इस टाइप की फॉर्म में भी दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ पर D फॉर डायरेक्ट्रिक्स होता है, E फॉर एसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस टाइप की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 - e cos थीटा भी हो सकता है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप 6 - 4 cos थीटा बराबर हो जाएगा भाई 5/r, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या होता है, हमेशा यहाँ पर 1 होता है, तो ये चीज़ को आपको 1 करना पड़ेगा। तो 1 माइनस ये हो जाएगा भाई 4/6 cos थीटा बराबर हो जाएगा भाई 5/6r, ठीक है। ऐसी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा भाई 2/3 cos थीटा = L/R। इसको L मान लो, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए उसी टाइप की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से दोस्तों जो इसेंट्रिसिटी आ रही है वो निकल कर आ रही है 2/3। अब इसेंट्रिसिटी अगर 2/3 है तो वो आपकी <<1 है और 0 से बड़ी है। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका एलिप्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये e की वैल्यू >1 आती तो ये हाइपरबोला होता। बस हमारा मेन खेल था कि इसमें हम e किसी भी तरह से निकाल दें इस फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका एलिप्स होगा। तो एलिप्स इज अ राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करो। L/R = 1 + e cos थीटा या 1 - e cos थीटा, जो भी आपकी फॉर्म कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद e की वैल्यू को निकाल लो और e के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो कि ये हाइपरबोला है या आपका एक एलिप्स है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम आगे और भी इसके क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे, लगातार हम इसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाते रहेंगे। इसके अलावा हम आगे जल्दी ही न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ और क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।